हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल YRS क्लास में। आज की इस वीडियो में हम विषय समान हिंदी कक्षा 12 का जो अमर उजाला के पेपर में मॉडल पेपर आया था उसका मैं पूरा हल बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। पहला ऑप्शन दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा दिया गया है राजा लक्ष्मण सिंह। तो स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। यानी जो कुटज जो निबंध संग्रह है इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दूसरा है, ख नंबर में कहा जा रहा है कि प्रो जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। मतलब चार रचना दिया गया, इन चारों रचना में से कौन सा ऐसा रचना है जो प्रो जी सुंदर रेड्डी का है? पहला दिया गया है सदाचार की ताबीज, दूसरा दिया गया है साहित्य का श्रेय और प्रेम, तीसरा है मेरे विचार और चौथा है मंथन। तो इसलिए इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, मेरे विचार। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर ग में कहा जा रहा है कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? पहला है प्रो जी सुंदर रेड्डी, दूसरा है राहुल सांस्कृत्यायन, तीसरा है सरदार पूर्ण सिंह और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, राहुल सांस्कृत्यायन। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर घ में कहा जा रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। यानी किसकी आत्मकथा ये बताना है। पहला है हरिवंश राय बच्चन की, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत की और तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और चौथा है अज्ञे का। तो स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, हरिवंश राय बच्चन का। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि पर्दा कहानी की रचनाकार है। कौन है ये बताना है। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है जैनेन्द्र, तीसरा है शिवानी और चौथा है यशपाल। तो स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है, यशपाल। अगला है प्रश्न नंबर 2 में का नंबर पे प्रश्न कहा जा रहा है कि परमाल रासो किस काल की रचना है? किस काल की रचना है ये बताना है। पहला दिया गया भक्ति काल, दूसरा दिया गया आदिकाल, तीसरा दिया गया रीति काल और चौथा दिया गया है आधुनिक काल। तो स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, आदिकाल। यानी परमाल रासो किस काल की रचना है? तो आपको बताना है आदिकाल। दूसरा प्रश्न है, कहा जा रहा है कि चंद बरदाई की रचना है। पहला है पृथ्वीराज रासो, दूसरा है खुमान रासो, तीसरा है राहुल वेल और चौथा है दलपति विजय। तो स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका पृथ्वीराज रासो सही है, अर्थात पहला ऑप्शन सही है। यानी चंद बरदाई की रचना है, कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला है ग नंबर में कहा जा रहा है कि सूर सागर के रचनाकार हैं। यानी जो सूर सागर के रचनाकार कौन है ये बताना है। पहला है कबीरदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है जायसी और चौथा है तुलसीदास। तो स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, सूरदास। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ठीक है। अगला है, कहा जा रहा है कि कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? पहला है 12, दूसरा है 14, तीसरा है 15 और चौथा है 17। तो स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, 15। यानी कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 15। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि तार सप्तक के कवि हैं। यानी तार सप्तक के कवि कौन हैं ये बताना है। पहला है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे जी, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त। तो स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, तार सप्तक के कवि हैं कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे जी हैं। तो स्टूडेंट, ये है बहुविकल्पी प्रश्न। हमने आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न जो दिया गया है इसका हमने उत्तर आप लोगों को बता दिया है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी हमें गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसको हमें उत्तर देना होगा। तो सबसे पहले हम गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र संपादित होता है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र हैं। तो आइए अब एक एक करके उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि राष्ट्र की कल्पना कब संभव है? ये उत्तर लिखना है, सभी उत्तर 2-2 नंबर का है। पहला प्रश्न है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो उत्तर स्टूडेंट, इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ से, उत्तर में लिखिएगा आप लोग, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव हो। यानी कि ये यहाँ से लेकर
यहाँ तक लिख दीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा पहले का। ठीक है, अगला है दूसरा प्रश्न, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? यानी पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इसका उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर इसी में दिया गया है, तो उत्तर में हम लिखेंगे इसके पृथ्वी, यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे का, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन यानी मिलकर से ही राष्ट्र संपादित होता है। यहाँ तक इसका उत्तर लिख दीजिएगा, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र संपादित होता है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो स्टूडेंट इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है, तब पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। इस तरह से उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपको जो ये तीसरा वाला पूछा गया है कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ से ये वाला पूरा लिखना है, उसके बाद लास्ट में लिख देना है तब पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। चौथा प्रश्न कहा जा रहा है स्टूडेंट कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की मतलब ये जो यहाँ पे देखिए रेखा खींचा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका अर्थ लिखना है। अर्थ मतलब कि ये हुआ कि ये जो हार्ड शब्द लिखा गया उसका आपको आसान भाषा में लिख देना, मतलब लिख देना, वही हो जाएगा इसका अर्थ। तो देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर लिखिएगा इसका चौथे का, पहले इसको पढ़ लेते। कह रहा है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। तो इसको आप आसान भाषा में लिख दीजिएगा, उत्तर में लिखिएगा पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। यानी इसी को आसान भाषा में लिख देना है, बस उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, कहा जा रहा है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। यानी ये किस पाठ का है, यानी ये जो गद्यांश है हमारे जो किताब है हिंदी का, उसमें किस पाठ से है, इस पाठ के नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे पांचवा का, पहला लिखेंगे काली पेन से लिखेंगे पाठ का शीर्षक। तो पाठ के शीर्षक में हम लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप, ये राष्ट्र के स्वरूप के पाठ से लिया गया है ये वाला। और लेखक का आगे लिखेंगे काली पेन से लेखक का नाम, तो लेखक का नाम के आगे लिख देंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। यानी ये जो है वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा जो राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है, यानी कि ठीक है। तो आपको लिखना कैसे है, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसे ही आप लोग एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट आप लोगों को जो ये दिया गया था गद्यांश, पांचों प्रश्नों का उत्तर हमने अच्छे से आप लोगों को बता दिया। अथवा करके भी यहाँ पे दिया गया है, या चाहे हम ये वाला करें चाहे हम ये वाला करें, तो हमने आप लोगों को पहला बता दिया है। इसी तरीके से आप जो अथवा करके जो ये गद्यांश दिया है इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। अब आगे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी हमें गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है और हमें कुछ प्रश्न पूछ रहा है, 5 प्रश्न पूछ रहा है, पांचों प्रश्न का उत्तर देंगे तो हमें 2-2 नंबर मिलेगा, हर प्रश्न 2 नंबर का। पहला कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है, और दूसरा प्रश्न कह रहा है कि श्रद्धा ने अपने शरीर पर कैसे रंग की वेशभूषा धारण की है। तीसरा कह रहा है कि नील परिधान और घनश्याम शब्द का अर्थ लिखिए। चौथा कह रहे हैं एकांकित अंश का भावार्थ लिखिए, और पांचवा है कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो ये पांचवा का उत्तर मैं बता दे रहा हूँ और आप लोग जो है विद्या से ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कविता का शीर्षक यानी किस पाठ का है, तो ये जो आपका किताब है उसमें पाठ नंबर 5 से है। कविता का नाम है श्रद्धा मनु, यानी पाठ का जो नाम है वो है श्रद्धा मनु, और जो इसके कवि हैं निखिले हमारे कौन है, वो है जयशंकर प्रसाद। तो आप लोग जो इसका विद्या वगैरह से किताब से आप लोग पढ़ लीजिएगा, और जो प्रश्न पूछा गया इसका उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और अथवा वाला ये कहा गया है इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में पूरा बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, इसको आप लोग जो है विद्या वगैरह या किताब खोल के आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला कह रहा है कि प्रश्न नंबर 5 में निम्नलिखित में से किसी एक के लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो ये देखिए पहला दिया गया है, यानी जीवन साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी कृतियों का जिक्र भी करना है। ठीक है, पहला दिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा दिया है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा दिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आप लोग इसको अगर आप अभी तक नहीं याद किया है तो ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। हमने हमारे चैनल पर पूरा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी बता दिया है, वासुदेव शरण अग्रवाल का भी बताया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी बताया है। तो ये तीनों में से आप लोग जो है तीनों ज़रूर याद कर लीजिएगा, एक तो आ ही जाएगा जो है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अभी तक नहीं याद किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा तीनों का, आप लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। खा में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। पद्यांश से पूछा जाता है।
पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ, दूसरा दिया है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इन लोगों का भी आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। 5 नंबर का ये 5 नंबर का ये, तो आप लोगों को 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि बहादुर, 6 नंबर में प्रश्न नंबर, बहादुर अथवा पंचलाइट का सारांश लिखिए। अथवा करके दिया गया है, धुर या बहादुर की, इस तरह से मतलब कि हमें देखिए 6 में कह रहा है कि 6 नंबर पे चाहे बहादुर अथवा पंचलाइट की कहानी का सारांश लिखिए, चाहे ये वाला लिखें, चाहे अथवा करके ये कह गया कि ध्रुव अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालें। ठीक है, चाहे हम ये वाला लिखें, चाहे ये वाला लिखें। ठीक है, आपको पूरा छूट है, आप लोग जो है इसको विद्या से देख लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। 7वां प्रश्न कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्यों के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो इसको भी आप लोग जो है यहाँ पे देख लीजिएगा, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 पे कहा जा रहा है स्टूडेंट, खंड खा में संस्कृत से है, कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब कि ये इसको पढ़ने के बाद हमें ये बताना है, इसका संदर्भ लिखना है, ये किस पाठ से है और ये किस पाठ से है और इसका अनुवाद लिखना है। तो टोटल हमें 7 नंबर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे अनुवाद तो नहीं बताऊँगा, लेकिन ये बता देता हूँ ये किस पाठ से है। ये है पाठ नंबर आपका दूसरा, जो संस्कृत का पाठ नंबर दूसरा है। संस्कृत पाठ का दूसरा नाम है संस्कृत भाषाया महत्तम, ये पाठ का नाम है। तो आप लोग जो है किताब खोल लीजिएगा, विद्या खोल लीजिएगा, इसका जो है अच्छे से आप लोग अनुवाद जो है अच्छे से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अथवा करके दिया गया है, चाहे आप ये वाला कर सकते हैं, चाहे आप ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में। अगला है कि दिए गए पद्यांशों श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब पद्यांश हमें दिया गया है, मतलब हमें ये जो श्लोक दिया गया है अथवा का, एक तो ये दिया गया है और एक तो ये दिया गया, 2 दिया गया है, चाहे हम ये वाला करें चाहे हम ये वाला करें। तो पहला वाला हम आप लोगों को बता देते हैं, जो दिया गया है ये पाठ नंबर 8 से है। पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानी। ठीक है, पाठ 8 से है, पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानी। इसको भी आप लोग जो है देख लीजिएगा। और ये जो अथवा वाला है इसको आप लोग ढूंढ लीजिएगा, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसका अर्थ क्या होगा याद कर लीजिएगा। ठीक है, 9 नंबर पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मतलब हमें मुहावरा दिया गया है, इसका अर्थ भी लिखना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला दिया गया अपना सा मुँह लेकर रह जाना, दूसरा दिया गया ईद का चांद होना, और तीसरा दिया गया आम के आम गुठलियों के दाम, और चौथा है जैसी करनी वैसी भरनी। तो आइए सभी का एक एक करके जो है जान लेते हैं, लेकिन परीक्षा में आप लोग जो है एक ही करिए, क्योंकि ये इसमें पूछा गया है कि 4 दिया गया है, इन चारों में से हमें एक करना है, तो मैं चारों बता दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट इसमें पहला दिया गया है कि अपना सा मुँह लेकर रह जाना। तो इसका हम इस तरह से लिखेंगे, मेरे पास विद्या है, तो ये आप लोग अगर पास विद्या हो तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना, तो इसका अर्थ हो जाएगा लज्जित होना। लज्जित मतलब शर्म हो जाना, शर्मा जाना, तो इसका अर्थ हो जाएगा लज्जित होना। तो इसमें आपको इसको प्रयोग भी करना होता है। तो इसके आगे आप लिखिएगा, राजेश की झूठी बात की वास्तविकता का जब सभी सहकर्मियों को पता चल गया तो राजेश अपना सा मुंह लेकर रह गया। ठीक है, अगला दिया गया है स्टूडेंट ईद का चांद होना। तो इसका हम इस तरह से लिखेंगे, कह रहा है कि ईद का चांद होना, तो इसका अर्थ हो जाएगा अधिक दिनों बाद दिखाई देना। और इसका अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे, भाई विपिन जब से तुम इंजीनियर बने हो ईद का चांद हो गए हो। ठीक है, इस तरह से इसका अर्थ हो जाएगा, पूरा वाक्यों में प्रयोग भी हो जाएगा। अगला दिया गया है स्टूडेंट आम के आम गुठलियों के दाम। आइए इसका देख लेते हैं। तो स्टूडेंट कह रहा है कि आम के आम गुठलियों के दाम, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोहरा लाभ प्राप्त करना। ठीक है, तो इसका वाक्य में प्रयोग कर लेंगे, इस तरह से लिख देंगे, सोहन ने चावल तो पहले से ही अच्छे दामों पर बेच दिए थे, अब धान की भूसियों को बेच कर भी पैसे बना रहा है, इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, अगला दिया गया है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो आइए इसका देख लेते हैं। तो स्टूडेंट कह रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसका अर्थ हो जाएगा बुरे काम का बुरा नतीजा। इसका वाक्य में प्रयोग कर लेंगे, यदि आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और यदि बुरे काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। सही ही कहा है किसी ने, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमने आप लोगों को ये जो मुहावरा दिया गया इसका अर्थ पूरा बता दिया है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा।
प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है स्टूडेंट, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब हमें दिया गया है पहला ग्रीष्मा का संधि विच्छेद है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो स्टूडेंट इसमें पहला दिया गया है गिरधन ईशा, दूसरा दिया गया है गिरिधन ईशा, तीसरा दिया गया है बड़ी का लगा इसमें गिरिधन ईशा, चौथा दिया गया गिरिधन शाह। तो स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन में पढ़ने में तो आपको सेम टू सेम लग रहा होगा, लेकिन देख लीजिएगा अगर पूछे कि गिरीशा का संधि विच्छेद है तो आपको बताना है गिरी प्लस ईशा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। गिरीशा का संधि विच्छेद तो आपको बताना है गिरी प्लस ईशा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक है, अगला है कह रहा है कि नायका का संधि विच्छेद, नायका का संधि विच्छेद बताना है। तो देख लीजिएगा इन चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही है, सा वाला ने प्लस अका, क्या हो जाएगा ने प्लस अका, नायका का संधि विच्छेद ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नायका का संधि विच्छेद ने प्लस अका, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ठीक है, अगला है इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद, ये तो हर साल पूछा जाता है, इसे आप जरूर रट लीजिएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा, इन चारों ऑप्शन में आपका जो इत्यादि का संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा इति प्लस आदि, इत्यादि, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ठीक है, गिरीशा का दूसरा वाला सही है, नायका का तीसरा और इत्यादि का तीसरा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है स्टूडेंट, खा में दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही विभक्त और वचन के अनुसार चयन कीजिए। तो इसमें देखिए स्टूडेंट कह रहा है पहला प्रश्न, देखिए इसमें पहला दिया गया है कि आत्मना शब्द में विभक्त और वचन है। तो ये जो आत्मना है इसमें कौन सा विभक्त कौन सा वचन है ये बताना है। तो देख लीजिएगा पहला दिया गया चतुर्थी विभक्त बहुवचन, तृतीय विभक्त एक वचन, पंचमी विभक्त एक वचन, सप्तमी विभक्त द्विवचन। तो स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, तृतीय विभक्त एक वचन, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, विद्या में यहाँ पे मैं आप लोग केवल उत्तर बता रहा हूँ। आत्मना शब्द में विभक्त और वचन है तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, तृतीय विभक्त एक वचन है। दूसरा दिया गया है नामने शब्द में विभक्त और वचन है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है। तो स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका बा वाला सही है, ये वाला चतुर्थी विभक्त एक वचन, कौन सा चतुर्थी विभक्त एक वचन, ऑप्शन नंबर बा सही है, इसमें भी बा सही है, इसमें भी बा सही है। ठीक है, 11 नंबर पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला है अंश, अंश मतलब इसमें छोटा सा है और दूसरे में बड़ा सा है, इसका अर्थ लिखना है, इसका सही अर्थ क्या होगा। तो पहला दिया गया है अकुर और हिस्सा, दूसरा दिया गया है कंधा और हिस्सा, साम नंबर तीसरा दिया गया हिस्सा और कंधा, और चौथा दिया गया हिस्सा और अंकुर। तो स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका कंधा और हिस्सा, कंधा और हिस्सा, ऑप्शन नंबर आपका बा वाला सही है, कंधा और हिस्सा होगा। ठीक है, अगला है कुल, कूल, इसका अर्थ बताना होगा सब और आवाज, वंश और किनारा, ध्वनि और शीतल, योग और वंश। तो स्टूडेंट इसका जो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका वंश और किनारा वाला सही होगा। वंश और किनारा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है, वंश और किनारा, इसमें भी बात सही है, इसमें भी बात सही है। ठीक है, अगला है खा में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, अर्थात पर्यायवाची। पहला दिया गया है कनक, दूसरा दिया गया है विधि, तीसरा दिया गया है गुरु। तो कनक का आप लोग लिखिएगा, 2 शब्द लिखना है, मतलब पर्यायवाची। कनक का लिख लीजिएगा सोना धतूरा, दूसरा है विधि, विधि का हो जाएगा कानून रीत भाग्य, 2 लिखिएगा, 3 बताया मैंने। अगला है गुरु, गुरु का हो जाएगा शिक्षक ज्ञान, ज्ञान देने वाला शिक्षक, और दूसरा ज्ञान देने वाला गुरु, जो आप लोगों को पढ़ाते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है स्टूडेंट, ग नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। पहला कह रहा है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे क्या कहते हैं। पहला है अजन्मा, दूसरा है अजात शत्रु, तीसरा है अनजान और चौथा है अज्ञेय। तो स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। दूसरा है जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा रखने वाले क्या कहते हैं। पहला दिया गया है जिजीविषा, दूसरा दिया गया जिज्ञासु,
तीसरा दिएगा वाचाल और चौथा दिएगा सर्वज्ञ। तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, जिज्ञासु। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहा जाता है? जिज्ञासु कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। घ में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यानी ये जो चार दिया गया है, पहला मैं पढ़ देता हूँ। पहला दिया गया, एक ठंडा गिलास पानी लाओ। दूसरा है कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है। तीसरा है थाली में 4 कटोरी है। और चौथा है केवल 4 रुपए मात्र दीजिए। ये जो चारों वर्ड मतलब चारों लिखा गया है वाक्य, ये चारों गलत हैं। इसको आपको सही शुद्ध रूप लिखना है, सही रूप में लिखना है। ये दो मतलब आपको ये 4 दिएगा, चारों में से आपको 2 करना है। तो यहाँ पे मैं चारों बता दे रहा हूँ, लेकिन परीक्षा में आप लोग इन चारों में से 2 ही करिएगा। पहला दिया गया है, एक ठंडा गिलास पानी लाओ। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, एक गिलास ठंडा पानी लाइए। ठीक है। अगला है, कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है। ये अशुद्ध रूप है, गलत है। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, राधा और कृष्णा नृत्य कर रहे हैं, शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है। अगला है, थाली में 4 कटोरी है। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, थाली में 4 कटोरियां हैं। अगला है, केवल 4 रुपए मात्र दीजिए। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, केवल 4 रुपए दीजिए। ठीक है। अगला है, 12 नंबर पे कहा जा रहा है कि वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थायी भाव बताते हुए उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। तो आप लोग इसको जो है याद कर लीजिएगा, आप लोगों को विद्या में इसका परिभाषा और सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। अगला है, घमक अथवा श्लेष अलंकार। ये भी आपको विद्या में मिल जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला है, दोहा अथवा चौपाई छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण। इसको भी याद कर लीजिएगा, 2-2 नंबर का सभी प्रश्न है। अगला है 13 नंबर पे, सी बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्त की एक आवेदक पत्र लिखिए। ऋण प्राप्त मतलब लोन लेना। इसको भी आप लोग विद्या में देख लीजिएगा, आप लोगों को विद्या मिल जाएगा किस तरह से पत्र आपको लिखना है। अथवा करके दिया गया है, चाहे आप ये वाला लिखिएगा, चाहे दूसरा वाला कह रहा है कि अपने नगर के अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अध्यक्ष को नगर में अथवा घर के आसपास फैली गंदगी को सड़कों की समस्या से शिकायत करते हुए एक पत्र लिखिए। चाहे आप ये वाला लिखिएगा, चाहे वाला, मतलब 2 परीक्षा में पूछेगा, 2 में से आप चाहे ये वाला करिएगा, चाहे ये वाला। ठीक है। अगला है 14 नंबर पे, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 4 दिया गया है, इन चारों में से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। ठीक है। पहला दिया गया है, विद्यालयों में खेल शिक्षा का महत्व। दूसरा दिया गया है, प्रदूषण की समस्या कारण निवारण। तीसरा दिया गया, विज्ञान की उपलब्धियां उपयोगिता। और चौथा दिया गया, भारत में बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान। तो इसको आप लोग जो है विद्या से देख लीजिएगा, आपको इसको अच्छे से मिल जाएगा। अगर आपको हमारे चैनल पे ये जो वाला जो प्रदूषण की समस्या कारण निवारण अगर आप देखना चाहते हैं तो बनाया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो अच्छे से देख लीजिएगा। और ये जो तीनों है इसको आप नहीं बनाया है मैंने अभी तक, आप जो है इसका विद्या वगैरह से देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट, हमने आप लोगों को अमर उजाला में जो मॉडल पेपर प्रकाशित किया गया था, सभी का उत्तर हमने आप लोगों को बता दिया है। जो उत्तर नहीं बताया है उसको आप लोग जो है ढूंढ लीजिएगा, विद्या से कापी में किताब में आपको सब अच्छे से मिल जाएगा, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।